आज की इस रविवारी गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह की रविवारी गोष्ठी में हम सभी ने मिलकर के यह निश्चित किया कि अगले 1 या 2 महीने लगातार हम सब वैश्वीकरण पर बातचीत करेंगे। वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों को भी देखने की कोशिश करेंगे। और जब वैश्वीकरण की बात आती है तब बात आती है उसके प्रचार प्रसार की भी। उस तंत्र की बात आती है जिसके द्वारा वैश्वीकरण को और लोगों के द्वारा बताए गए उस रास्ते को ही ठीक कहा जाता है और कहा जाता है कि बाकी सब रास्ते ठीक नहीं है। अगर हमें उन्नति करनी है, हमें विकास करना है, तो वही एक रास्ता ठीक हो सकता है। वैश्वीकरण की बात चल रही है तो पिछले माह में हुई एक शादी का ख्याल आ जाता है। जैसा आप सभी को विदित है, और अगर नाम ना भी लिया जाए तो बिल्कुल हर एक व्यक्ति हिंदुस्तान का तो खास तौर पर, और सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, बाहर का भी व्यक्ति रहा हो तो वह भी किसी न किसी रूप में इस शादी का हिस्सा रहा है। लोगों के यहाँ अपनी शादियाँ रही हों तो भी लोगों की व्यस्तताएं इतनी नहीं थीं कि उस शादी में लोग दखल न दे रहे हैं। और हो भी क्यों ना, अगर किसी शादी में 6,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हों और बातचीत हो रही हो, जहां पर 1-2 करोड़ नहीं 400 करोड़ रुपए के उपहार लिए और दिए जा रहे हों, तो बिल्कुल बात लाजमी हो जाती है कि हम उस पर चर्चा भी करें। लेकिन इसको महत्व देने का काम किसने किया है, यह भी जानने की कोशिश करनी होगी। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सब जगह एक धूम सी मची हुई है। वैश्वीकरण में मीडिया की क्या भूमिका है और किस तरीके से हम इन दोनों को देख सकते हैं, उसके लिए हमारे बीच में, हम सबके बीच में मीडिया जगत के ही वरिष्ठ साथी डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर चोपड़ा। आदरणीय त्रिपाठी जी, मुझसे बड़े और मित्रों, मैं एक प्रैक्टिशनर की तरह जो कुछ पाता हूँ मीडिया और वैश्वीकरण को लेकर, वो मैं आपसे बात करूँगा। कोई आधिकारिक विद्वान की तरह नहीं। पिछले 40 वर्षों से मीडिया में काम करते हुए, मीडिया को पढ़ाते हुए और लगातार उससे जुड़े रहने का जो अनुभव है, वह सब कुछ थोड़ा थोड़ा शेयर करते हुए विषय की बात करूँगा। मीडिया, सबसे पहले ये समझें कि हमारी संचार व्यवस्था और उस हमारा सांस्कृतिक स्वरूप दोनों एक दूसरे से बड़े जुड़े हुए हैं। और जब से पृथ्वी बनी, मनुष्य आया, तब से यह काम चलता चला आ रहा है कि मनुष्य की संस्कृति, सभ्यता, ये सब कुछ संचार की उत्पत्ति में सहायक हुए। वो ललक लोगों को सुनना, लोगों को जानना और अपनी बात को दूर तक पहुंचाना, या फिर विकास के रास्ते को संचार के रास्ते से जोड़ कर देखना, यह सब कुछ हमारे साथ हुआ और हमने उसी से काम किया।
दूसरा, जो नए साथी जुड़ते हैं उनको ये भी समझना होगा कि हमारी भाषा और संस्कृति दोनों गतिशील होती हैं, डायनेमिक होती हैं। उनको ज़रूरत होती है उस पुशअप की, उस फोर्स की जो उन्हें आगे तक ले जाए और बदलाव की बयार के साथ चलने का मादा दे, ताकत दे। मीडिया इसीलिए इस तरह से अगर देखें तो जैसा मैंने कहा कि हमारी संस्कृति संचार के साथ गलबैयाँ करके ही आगे बढ़ती है, और इसीलिए हुआ। तो मीडिया एक कल्चरल प्रोडक्ट है, सांस्कृतिक उत्पाद की तरह हमारे साथ आता है, और हमें उसे इसी तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की संस्कृति को प्रभावित करता है, लोगों की संस्कृति को प्रभावित करता है। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो बाद में भी दोहराऊंगा और अभी बता दूं कि संस्कृति के माने मैं जो समझता हूं कि हमारी बोली बानी, हमारा रहन सहन, हमारे सोच विचार, हमारे खान पान, हमारे आचार व्यवहार, ये संस्कृति के टूल हैं, जो हिस्से हैं जिनसे संस्कृति बनती है। और इन्हीं पर अगर ध्यान देंगे तो मीडिया इनसे जुड़कर ही सारी बातें करता है। आगे इसी से जुड़कर बात होगी कि क्यों वैश्वीकरण मीडिया का सहारा लेकर आगे आता है, क्योंकि संस्कृति का सांस्कृतिक उत्पाद, मैंने कह दिया कि मीडिया एक कल्चरल प्रोडक्ट है। दरअसल वैश्वीकरण को अगर देखें, कल जब शीर्षक की चर्चा हो रही थी आदरणीय त्रिपाठी जी से और फिर इनसे, तो एक विषय था कि वैश्वीकरण और गोदी मीडिया। फिर मैंने कहा कि मीडिया के साथियों को थोड़ा बुरा लग सकता है तो हम इसे गोदी हटा दें। मैं कहूँगा कि गोद में, बाज़ार की गोद में जा बैठा मीडिया, ऐसा हमारे मन में एक शीर्षक आया कि इस विषय पर बोलना चाहिए कि बाज़ार की गोद में जा बैठा है हमारा मीडिया। और हुआ यही है। मीडिया और वैश्वीकरण दरअसल एक दूसरे को खुराकें देते हैं, खुराक देते हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं कहेंगे, एक दूसरे को खुराक देते हुए नज़र आते हैं, पोषित करते हुए नज़र आते हैं। पारस्परिक नातेदारी है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। तुम हमें ये दो, हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें ऐसा कहो, हम तुम्हें, हम लोग इलाहाबाद में कहते हैं ना, तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला। तो वो वाला हाल यहाँ पर भी है कि तुम हमारी बड़ाई करो, तुम हमारी पीठ खुजलाओ, हम तुम्हारी पीठ खुजलाते हैं, तुम हमारी पीठ ठोको, हम तुम्हारी पीठ ठोकें। ऐसे जो जुमला है वो ग्लोबलाइजेशन और मीडिया के बीच का है। दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो इंसान और इंसानियत पर असर डाल रहे हैं। ये भी सोचना है। मैं प्रारंभ में ही सब बातें कह दे रहा हूँ कि मन में बनाए रखिए कि दोनों आदमी, चाहे वैश्वीकरण की बात करें या मीडिया की बात करें, दोनों इंसान और इंसानियत के अस्तित्व के बड़े अलंबरदार बनते हैं और कहते हैं कि हम इंसान और इंसानियत के अलंबरदार हैं या नहीं हैं, ये हमें सोचना होगा। और दोनों प्रभाव भी डालते हैं। जब से पृथ्वी बनी है तब से ये काम हो रहा है, ये भी सोचना होगा। दरअसल हमारा मीडिया जो है ना, वो हमारे ऊपर अकेला कुछ चीज़ों पर प्रभाव नहीं डालता, हम सोचते नहीं हैं ऐसा, क्योंकि मीडिया लिटरेसी नाम की चीज़ हमारे यहाँ समाज में नहीं है, न ही किसी स्कूल के सिलेबस का हिस्सा है, न किसी सामाजिक संस्था में इस बात पर कोई चर्चा होती है कि मीडिया लिटरेसी क्या है। मीडिया दरअसल हमारे सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव डालता है, हमारे राजनीतिक ताने बाने पर, हमारे सांस्कृतिक ताने बाने पर, हमारे आर्थिक ताने बाने पर, हमारे वैधानिक ताने बाने पर, हमारे नैतिक ताने बाने पर प्रभाव डालता है। हमें पता नहीं चलता और मीडिया अपना काम करके निकल जाता है और हम सोच भी नहीं पाते। मीडिया के बहुत सारे रूप हैं, कास्टिंग के इतने सारे सिस्टम हमारे पास हैं कि हम सोच भी नहीं पाते कि मीडिया कैसे काम कर गया। अगर जो लोग मीडिया को लिटरेसी में, तो मीडिया के 5 कास्टिंग सिस्टम हमारे साथ चलते चले आ रहे हैं। एक वो जो कि मनुष्य है, यानी कि कम्युनिकेटर है, संचारक है, वो अपनी बात को तरह तरह से कहता है, जो उसमें अध्यापक भी हैं, उसमें नेता भी हैं, उसमें बहुत सारे वक्ता भी हैं, बहुत सारे प्रमोटर्स भी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जो कि एक तरीके से कहा जाए कि वह ह्यूमन कास्टर्स हैं, जो ह्यूमन कास्टिंग सिस्टम को बढ़ा रहे हैं।
बहुत सारे अखबार हैं, पम्पलेट हैं, मैगजीन्स हैं, पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, ये सब प्रिंट कास्टिंग सिस्टम के हिस्से हैं। टेलीविज़न या यूट्यूब या जो भी कहें जो हमें दिखाई दे रहा है दृश्य माध्यम, वो सब टेलीकास्टिंग सिस्टम में आते हैं। और जो रेडियो है वो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में आता है। एक नया साथी पिछले 20 साल से हम लोग के साथ है, वो है वेबकास्टिंग सिस्टम, और वो भी हमारे साथ। तो 5 सिस्टम चल रहे हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे समय में हैं जब पांचों सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। और जो कहें कि वो ह्यूमन कास्टर सब नहीं है, वो डुगडुगी वाला नहीं है, जब अखबार टेलीविज़न और रेडियो नहीं था तो डुगडुगी वाला निकलता था, डम 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 एक ज़रूरी ऐलान, राजा का फरमान, सब लोग ये टैक्स जमा कर दीजिए, ऐसा कहता हुआ निकल जाता था। अब वो नहीं, ऐसी गलती नहीं करिएगा। अध्यापक ह्यूमन कास्टर्स है, उसके सामने पीढ़ियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और वो अपना काम करता रहता है। इसी तरीके से 5 साल या 2 साल या 2.5 साल बाद एक मंच लगाकर नेता खड़ा हो जाता है, और वो भी एक ह्यूमन कास्टर्स है जो कि पूछता है कि चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, और फिर वो जवाब में इंतज़ार भी नहीं करता। और ह्यूमन कास्टिंग वो भी बड़ा भारी ह्यूमन कास्टर्स है। आजकल जो प्रमोटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया ऑनलाइन और ऑफलाइन डेवलप हुई है, वो भी ह्यूमन कास्टर्स हैं। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पांचों सिस्टम को एक साथ चलते हुए देख रहे हैं। साइमल कास्टिंग सिस्टम के समय में हम लोग हैं। ये जो वैश्वीकरण की चर्चा चली है ना, ये हम लोग मीडिया में बहुत पहले से, अगर आप देखें कि कैसे हमारी संस्कृतियों पर हमला होता है, ये जो उपनिवेशवाद है, जो अभी गीत में भी आपने सुना कि कहीं विदेशी कंपनियों का संजाल हमें ले न डूबे, तो ये उपनिवेशवाद की उपज अगर हम माने तो क्योंकि उपनिवेशवाद क्या करता है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की कल्पना को साकार करता है। कल्चरल इंपीरियलिज्म कहते हैं उसे। जो विद्वान अधिकारिक हैं वो हमें क्षमा करेंगे अगर हम कुछ अपने तरीके से, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं अध्ययन करता हूँ, वो मुझे लगता है कि ये जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की तरह हमारे साथ जुड़ता है। क्योंकि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद जो है ना, वो कैसे आता है, वो कंपनियां बाजार से आता है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर साम्राज्यवाद आया था। तो बाजार हमारे पास आता है इसे लेकर, और सबसे पहला हमला जो करता है वो शिक्षा और संस्कृति पर ही हमला होता है। क्योंकि यहाँ से चोट पहुँचानी शुरू होती है कि अगर हम लोगों की मानसिक स्थिति को बदल देंगे, लोगों को हम सोच विचार बदल देंगे, तो हम उनके आचार व्यवहार को बदल ले जाएंगे। अगर हमने सोच विचार बदल दिया तो हम उसके आचार व्यवहार को बदल ले जाएंगे, और फिर हमारी बाजार की कब्जेदारी जो है वो सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी। इसलिए वो पहले शिक्षा और संस्कृति पर, धर्म पर प्रहार करता है, धार्मिक प्रचार भी करता है। व्यापारिक और संचार की दुनिया जो है, व्यापार और संचार की दुनिया जो है, वो भी इससे प्रभावित होती है। लेकिन हमला जो होता है वो इसी तरीके से होता है, कल्चरल इंपीरियलिज्म के जरिए हमारे पास आता है। तो हम समझेंगे इससे कि क्यों मीडिया टूल बन गया वैश्वीकरण का। क्योंकि उत्पादन और उत्पाद और प्रौद्योगिकी के रिश्ते को भी समझना होगा। ये एक समय ऐसा है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हमें समझने की ज़रूरत है। हमें कारोबार और कारोबारी के आपसी रिश्तों को भी समझना होगा। इसी तरीके से जैसे हम कारोबार और कारोबारी समझ रहे हैं, उसी से धर्म और धर्म प्रचारक को भी समझना होगा। ये हमारे देश में हो चुका है और होता रहा है और होता चला आ रहा है। इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या कारोबार सिर्फ कारोबारी सिर्फ कारोबार करने आया है, या धर्म प्रचारक सिर्फ धर्म फैलाने आया है। ऐसा हमें सोचना, तभी हम संचार की अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि एक समाज, राष्ट्र और विश्व के आपस के रिश्ते हैं क्या चीज़, कैसे समझें इसे। जैसे मान लीजिए कि संस्कृति है, कल्चरल, कोई कल्चर है हमारे सामने, संस्कृति है। मीडिया उसमें टूल की तरह क्या इस्तेमाल करता है, कैसे हम प्रोपोगेट करेंगे। तो मीडिया का एक टूल है विज्ञापन। तो वो विज्ञापन के जरिए उस संस्कृति को लोगों तक पहुंचाएगा, रास्ता बनाता है बाजार का, वो संस्कृति को पहुंचाता है। चाय पिएंगे, पूछा किसी ने ट्रेन में, नहीं मैं नहीं पीऊंगी, तो एक अंधा कहता है कि हम ले लेंगे। नहीं बेटा, किसी अनजान से ऐसा नहीं पिया जाता है। नहीं आंटी, हम तो देख कर नहीं,
सूंघ कर पहचान लेते हैं कि क्या चीज़ है। एक ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड का विज्ञापन आ जाता है हमारे सामने, और इस तरीके से वो हमारी कल्चर देखा गया। जैसे ही बाजार में दिखाई दिया कि इस समय अखाड़ा एक बन गया है किन्नरों का, और किन्नर कैसे समाज में बहुत सारे ज्योतिषियों ने भी बताना शुरू किया कि किन्नरों का आशीर्वाद किस तरीके से जरूरी है, किन्नर अखाड़ा बन गया, तो ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड ने ही एक विज्ञापन बनाया। एक कार रुकी, ठक 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 ठक, उसने कार को शीशा पलटा तो उसने कहा चाय ले लीजिए, तो पैसा दें। हम चाय का पैसा नहीं लेते। एक किन्नर को चाय बेचते हुए दिखाया गया। हमारी संस्कृति में कैसे वो विज्ञापन घुसता है, आप इसको समझिए कि कैसे वो गुजर रहा है। एक माँ अपने बेटे के पास पहुँचती है, दरवाज़ा खटखटाता है तो माँ बाप पहुँचते हैं तो दरवाज़ा खुलता है और लड़का कहता अरे आप लोग। तब तक जब तक माँ कुछ कहे पीछे से एक लड़की दिख जाती है, और लड़की दिखती है तो कहती ये कौन है। तो हमने अचानक ही उसी विज्ञापन से ब्रुक बॉन्ड के लिव इन रिलेशनशिप को हमने मान्यता देने का काम करना शुरू किया। तो हुआ क्या है, दरअसल विज्ञापन के जरिए रास्ता बनाता है बाजार, और बाजार जो है ये कल्चर, देखिए कैसे कल्चर प्रोपोगेट होता है और विज्ञापन के रास्ते बाजार बनाता हुआ चला आता है, और तभी वहाँ पर पूंजी की बात शुरू हो जाती है कि हम इतना पूंजी आप में लगाएंगे। क्योंकि विज्ञापन क्या है, दरअसल ये पूंजी लगाने का माध्यम है। बाजार कैसे मीडिया को पूंजी पहुंचाता है, जो प्राइमरी उसका माध्यम है वो पूंजी लगा दिया जाता है, और यहीं से शुरू होती है पूंजी और मुनाफे की मुठभेड़। आगे जगह है पूंजी और मुनाफे की मुठभेड़। पूंजी और मुनाफे की मुठभेड़ में आप देखिए क्या हुआ। हमने मीडिया क्यों बनाया था? हमने तो मीडिया बनाया था कि हमें लोगों को जागरूक करना था। 4 काम निर्धारित किए गए कि टू एजुकेट, टू गाइड, टू इन्फॉर्म एंड टू इंटरटेन। हमने ये 4 काम बना के शुरू किया था। बड़े बड़े अलंबरदार मीडिया के संचार शास्त्री जो कुछ हुए हैं, बड़े बड़े नाम लिए जा सकते हैं। एक बार दूधनाथ जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने हिंदी के बहुत सारे विदेशी विद्वानों का नाम लिया, ख्वासे फॉ, फीसों फॉ, पता नहीं कौन कौन सा। तो मैंने भी जो है खड़े होकर कहा संचार शास्त्री, फीसों फॉ, लेकिन ये कौन है? हमका जैसे आपका समझ में नहीं आया वैसे हमारा भी समझ में नहीं आएगा। हम बहुत सारे संचार शास्त्रियों का नाम ले सकते हैं कि उन्होंने ऐसे दुनिया बनाई, ऐसे दुनिया बनाई। आज भी हम संचार की दुनिया में बहुत सारे विदेशी अलंबरदारों को पढ़ाते हैं। हम आदिवासी संचार कैसे करेंगे, हम ग्रामीण संचार कैसे करेंगे, भारतीय समाज के वैविध्य के आधार पर हम संचार कैसे करेंगे, इसका मॉडल डेवलप करने की ज़रूरत है। इसका मॉडल पिछले दिनों जब हमने लोक कला के माध्यम से संचार के मॉडल को प्रस्तुत किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कैसा, ये कहाँ, ये क्यों। तो वो सवाल दरअसल ये है, जैसे एक सिद्धांत बना दिया। एक बहुत बड़े मीडिया के अध्यापक हमारे यहाँ आए और उन्होंने कहा कि जो अखबार का इंट्रो है उसमें 3 डब्लू आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। मैंने कहा गलत बात, जितने डब्लू आए उतने डब्लू का इस्तेमाल करो। हमारे यहाँ थोड़ी ना 3 होते होंगे विदेशी में। हमारे यहाँ क्या है कि 7 डब्लू 5 डब्लू वो पढ़ाते हैं, 5W+H। मैंने 7 जोड़ दिया है उसमें, काहे 1 डब्लू 2 डब्लू छोड़ दो। और फिर अगर कोई प्रधानमंत्री खड़ा हो गया लाल किले से भाषण देने तो आप क्या कहेंगे? कब भाषण दिया? 15 अगस्त। किसने भाषण दिया? प्रधानमंत्री। कहां दिया? लाल किले से। किससे कहा? जनता से। क्या कहा? तो इतने सारे डब्लू तो हो गए। अब काहे को कह रहे हो कि 3 डब्लू आएंगे? तो भाषण ही नहीं पूरा होगा फिर। तो इसलिए पुराने संचार शास्त्रियों को छोड़ दें तो आप देखेंगे कि जो हमारा संचार का रास्ता है ना, तो संचार शास्त्रियों ने, हमने एक मिशन बनाया था कि हम जनता की आवाज़ बनेंगे। वो आवाज़ बनेंगे जो लोगों को, जहां आवाज़ें नहीं हैं, जहां आवाज़ें दबा दी जा रही हैं, जहां चुप्पी है, वहां हम बुलंद आवाज़ के साथ चिल्लाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इनका दुख क्या है, इनकी परेशानी क्या है, इनका कष्ट क्या है। यानी जहां आवाज़ें चुप हो जाती हैं वहां मीडिया आवाज़ बुलंद करने का काम करता है। दरअसल ये मिशन था, लेकिन पूंजी
और मुनाफे की ऐसी मुठभेड़ हुई कि मिशन जो था वो हाशिए पर चला गया, कहीं खूंटी पर टांग दिया गया, ये याद करने के लिए कि हम मिशनरी आदमी हैं, हम तो मिशन लेकर चलते हैं, लेकिन वो वाला मिशन कहीं पर खो गया इस पूंजी और मुनाफे की मुठभेड़ में, जिसकी चर्चा अभी स्वप्निल जी कर रहे थे कि किस तरह एक शादी को दिखाया गया। कहा यह गया कि शादी लोग देखना चाहते। दरअसल भारतीय समाज ख्वाबों की दुनिया, स्वप्निल दुनिया में, स्वप्निल इनका नाम है, भारतीय समाज स्वप्निल दुनिया में रहता है। उसे अच्छा होने की ख्वाहिशें हैं, रईस होने की ख्वाहिशें हैं, वो बेहतरीन समय को जीना चाहता है और उसी आकांक्षा में वो फिल्में देखता आया है जिसमें 500 करोड़ रुपए के परिवार की कहानी अनायास उसके सामने प्रस्तुत हो जाती है और वो स्वप्नों की दुनिया में खो जाने वाला आदमी किसी न किसी हीरो हीरोइन में अपने को फिट कर लेता है, उसी से काम चलाता है। हम ऐसी शादी में नहीं जा सकते तो क्या हुआ, वहाँ होने का एहसास तो कर सकते हैं ना। और इसी एहसास पाने की जो ललक है उससे हम लोगों को रियलिटी तो दिखाते नहीं। क्यों आज वर्चुअल दुनिया आई? क्योंकि हम तो आभासी दुनिया में जीने वाले लोग थे, इसीलिए भारत में आज आभासी दुनिया के उपयोगकर्ता ज़्यादा हैं, क्योंकि हम स्वप्नों के सौदागर हैं, हम स्वप्नों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं। अब देखें ग्लोबलाइजेशन क्या करता है। दरअसल ये जो शादी की बात कर रहे थे उसको उदाहरण में अपने ध्यान में रखिएगा और फिर जो मैं कह रहा हूं उसको समझिएगा। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? कल्चरल कंटेंट को प्रोपोगेट करता है। कल्चरल कंटेंट प्रोपोगेट हो जाए और डिमांड पैदा करता है लोगों के बीच में। डिमांड, हमें भी ऐसी शादी चाहिए, वैसी नहीं तो कम से कम वैसी तो हो। ये जो धारणा है कि वैसी नहीं तो वैसी तो हो, कि हम कह सकें कि हमारे भी चमक दमक का एहसास हमारे पास है, तो डिमांड पैदा करता है कल्चरल। और डिमांड क्या कर, क्रिएट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ये बड़ा समझना होगा और उसका माध्यम बन जाता है मीडिया। कल्चरल कंटेंट कहां से चला जाएगा? वो मीडिया से जाएगा और मीडिया उस कल्चरल कंटेंट को प्रोपोगेट करेगा। तभी ना, किससे डिजाइन कराया था ड्रेस, कौन सी ज्वेलरी थी जो जया बच्चन पहन के गई और लोगों ने उसकी चर्चा नहीं किया, या फिर वो कौन सा खाना था जो खिलाया गया, या वो कैसा डेकोरेशन था, वो डिजाइनर्स कौन था जिसने शादी डिजाइन की, ड्रेस डिजाइन की, ज्वेलरी डिजाइन की, फूड आइटम्स डिजाइन किए। वेयर इज द डिजाइनर? और इसीलिए आज कम्युनिकेशन डिजाइनर पैदा हो रहे हैं, कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर पैदा हो रहे हैं। दरअसल हमें इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। ये वन वे ट्रांसमिशन है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि आप इसे देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। मान लिया गया है कि आप इसे देखना चाहते हैं, मान लिया गया है ना। आपके हाथ में एक रिमोट, जब रिमोट आया था तो एक संचार शास्त्री ने कहा था कि हम लोगों के बीच में डेफिसिट अटेंशन थ्योरी प्रोपोगेट कर रहे हैं, लोगों की अटेंशन को खत्म कर रहे हैं। रिमोट है, चैनल बदल दीजिए, अगर आपको नहीं आता है कुछ समझ में तो चैनल बदल दीजिए। लेकिन आप सोचिए ये पूरा मीडिया करता क्या है? आपकी अटेंशन को बेच खाता है। अब आपने लगा कि शादी हो रही है, मान लीजिए कि आप उसे शादी में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा होने का एहसास तो कर सकते हैं। ये खुशनुमा माहौल हमें पसंद आ रहा है, वो डिश हमारे ख्वाब में नहीं है, पैसा नहीं है या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, नहीं खा सकते हैं, देख तो सकते हैं ना, उसका एहसास तो कर सकते हैं ना, लोगों को बता तो सकते हैं ना, या फिर कहीं उसकी गुंजाइश ढूंढ सकते हैं ना। ये है, ये बाजार का बड़ा भारी कब्जा है। सीमाएं खत्म करने का काम करने वाला ग्लोबलाइजेशन इंटरनेट की दुनिया में खूब कुलाचें भल रहा है। और आप सोचें ताकि आसानी से बाजार हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक थाती का नमक चाट ले जाए, ये काम हुआ है। वो जो नमक हम बचा कर चले आए थे अपनी परंपराओं की थाती में, अपनी संस्कृतियों की थाती में, अपने संस्कारों की थाती में, उस नमक को चाट लेने की कवायद हो रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। और ये काम बाजार आसान रास्ता ढूंढता है और मीडिया जो है वो आसान रास्ता भारत में मिल गया है, मिला हुआ है। कैसे मिला? देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं ना, वो हमारे पिताजी
अब देखिए कैसे बुलाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे करता है। और हमारे पिताजी डीएसवी कॉलेज, निदान सिंह बिस्ट कॉलेज नैनीताल में बॉटनी के लेक्चरर थे। उस समय 400 कुछ रुपया, 50s में 470 रुपया तनख्वाह उनकी बताते थे कि हमारी तनख्वाह थी, और नैनीताल में रहना पड़ता था। पिताजी के हमारे जो बाबा थे वो लाहौरिये थे, तो उनको लगा कि बेटा बहुत दूर पहाड़ पर चला गया है, पेट का रोग हो रहा है। उसी समय ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड आई। उसका एक दो शर्तें थी, टाई बांधना आता हो और अंग्रेजी बोलना आता हो, अफसर बना देंगे। पिताजी के पिताजी जो थे यानी हमारे बाबा, अब वहाँ अफसरान से बात करके आए, हमारे पिताजी को बुलाया, कहा ईसीसी के पढ़े हुए थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के जो टीचर्स थे उनके पढ़े, तो वो अंग्रेज़ी जो है ना वो ज़ुबान पे एकदम फिट थी उनके। वो गए, बात किया और लेक्चररशिप छोड़ के ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड में शामिल हो गए। और हमारे घर में चाय प्रधान हो गए, हमारी रगों में चाय बहती है, क्योंकि हम सब चाय पी के बड़े हुए हैं और अभी भी चाय के बहुत शौकीन है। घर से निकले तो पत्नी ने कहा लो तो नहीं हो जाएगी, तो हमने कहा चीनी वाली चाय पी लेंगे, चाय तो मिलेगी। दरअसल क्या है, कैसे कंपनियां, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये कैसे करती हैं, ये करती क्या है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई विद्वान वैश्वीकरण और उसका नहीं हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जब हम काम करते थे तो हमारा क्या हुआ कि हम हिंदुस्तान में, हमें बिरला फेलोशिप मिल गई, तो उन्होंने कहा कि अखबार को प्रचारित करना है, अखबार को बताना है। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा, ये 80s के बाद का 90s का समय था, और कहा हिंदुस्तान को आपको गाना बजाना है, यू आर दी प्रोपोगेस्टर, आप जाएंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे। यानी हम क्या करेंगे, ऑडियंस तैयार करेंगे अपने लिए, अपने अखबार के उपभोक्ता या दर्शक या श्रोता या पाठक, ऑडियंस तैयार करेंगे जो उपभोक्ता में बदल सकें, हमारे अखबार के कंज्यूमर्स बन सकें, क्योंकि हमारा अखबार एक उत्पाद निकाल रहा है और उसे हम समझ सकें। बिरला जी थे, बनिया थे, उनका अपना रुतबा था। जो अखबार की दुनिया है उसमें मुनाफा तो है ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों को पैसा देना, वो जमाना गया। जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया था, मैं साइंस का विद्यार्थी था, एमएससी का स्टूडेंट था, और पहले मैंने डॉक्टरी में जाना शुरू किया। पहले मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ, बीडीएस में हुआ। पिताजी ने बुलाया, कहा दांत का निकालोगे सड़े सड़े, मेहनत करो एमबीबीएस में हो जाओगे। डॉक्टर लोग दांत वाले बुरा न मानेंगे तो कल को इलाज नहीं करेंगे। तो वो हुआ। सर वो खड़े हुए, उनको बिठा लीजिए, बैठिए सर। तो दरअसल क्या था कि फिर हमने दिया तो बीडीएस में भी नहीं हुआ, होम्योपैथी में हुआ। फिर उसके बाद उसी समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट खुल गया। और फिर जो हम लोग बहुत पहले से पत्रकारिता से जुड़े रहे, हाई स्कूल में मैगज़ीन निकाली थी और फिर लिखना शुरू कर दिया था, तो लिहाजा मुझे लगा कि जर्नलिज्म कर लेना चाहिए। तो मैं बता क्यों रहा हूँ कि पिताजी जब जर्नलिस्ट बनने का सोचा, तो पिताजी के दिमाग में जो छवि थी वो ये थी, झोला टांगो, स्लीपर पहनो और निकल ले उस सड़क पर घिसे के लिए, तैयार हो जाओ, कुछ न मिली। तो पिताजी के अध्यापकी जो थी उसमें बहुत तेज डांट पड़ी, लेकिन मैंने भी सोचा कि जर्नलिज्म में अच्छा करके दिखाया जाए। और जब मुझे बिरला फेलोशिप मिली तो मैं पिताजी के पास गया कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा इनाम मिल गया। कहीं ठीक है, कितने दिन पैसा चली। तो चक्कर ये था कि वो ठेठ इलाहाबादी और उस तरीके की, तो जर्नलिज्म का ये हमारे पास ये था। तो ऑडियंस तैयार करना हमारे यहाँ जर्नलिज्म का सबसे बड़ा काम था। अब आप इसे देखें, WWA, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस, वैश्वीकरण की दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां वर्ल्ड वाइड ऑडियंस की कल्पना करती हैं, और WWW उन्हें मिल गया तो उनकी तो बाछें खिल गई, क्योंकि हम जो WWA चाहते थे, जितने भी उपनिवेश हुए हैं, ये WWA वर्ल्ड वाइड ऑडियंस की कल्पना के परिणाम हैं। और फिर टेक्नोलॉजी ने उन्हें दे दिया कि वर्ल्ड वाइड वेब आ गया सामने। एक चीज और समझना होगा, मीडिया में वर्टिकल इंटीग्रेशन को समझना होगा। हर आदमी अपने लिए कंटेंट के लिए एक वर्टिकल इंटीग्रेशन का तैयारी करता है कि हम ऐसे कंटेंट प्राप्त करेंगे, चाहे वो अखबार हो और चाहे वो टेलीविज़न हो या फिर वेब हो, सब आदमी वो करता है। लेकिन उसके साथ साथ वो चाहता है, अब की दुनिया में चाहता है कि हम वर्टिकल के बजाय पसर भी जाएं,
फैल जाएं, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। हम ऊपर से हम वर्टिकल रूप में अपने आप को संभाल कर चल रहे थे और अचानक हम फैलने के लिए तैयार हो गए, ग्लोबलाइजेशन हो गए। इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं जैसे टाइटैनिक पिक्चर थी, वो कैसे हमारी साथ आ गई, वो विदेश में बनी हुई पिक्चर और छा गई भारत में। ये आप देखें कि मीडिया का कमाल था, हम उसको समझ नहीं पाए कि ये वैश्वीकरण का ही उदाहरण हम देते हैं, पढ़ाते समय ये देते हैं कि कैसे ये हो गया। टेक्नोलॉजी करती क्या है? दरअसल वैश्वीकरण को समझिए और जो मीडिया है उसको समझिए। टेक्नोलॉजी क्या करती है? क्विक कम्युनिकेशन, क्विक ट्रांसपोर्ट एंड क्विक मास मार्केटिंग। तीन फंडा लेकर आप पूरी टेक्नोलॉजी उठाकर देख लो, पिछले 20 साल में क्या हो रहा है। पिछले 20 साल में टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों ने यही काम किया है। क्विक कम्युनिकेशन कैसे होगा, क्विक ट्रांसपोर्ट कैसे होगा और क्विक मास मार्केटिंग कैसे होगी, इसी पर पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का दारोमदार टिका हुआ है। कुछ नहीं हो रहा है पूरी दुनिया में, यही तीन काम हो रहा है, क्योंकि इन्हीं से बाजार चलना है, इन्हीं से पूरी सत्ताएं चलनी है, इन्हीं से आपकी जेब खाली की जानी है और इन्हीं से आपको सुख और शांति की कल्पना में खोआ देने का काम भी होना है। यानी आप एहसास करें कि आप सुखी हैं, आप हंसिए, आ गया, आप हंसिए तो आप खुश रहेंगे, आप ताली बजाइए तो आप खुश रहेंगे। अब पूछिए किसी से, किसी के दर्द है, किसी के दिमाग में दर्द है, वो सुबह सुबह ताली बजाने कैसे जाएगा, वो सुबह सुबह हंसने कैसे जाएगा? जिसकी जेब में हाथ जाते ही मान वो हाथ कह दे कि आज हम जगन्नाथ नहीं हैं, तुम्हारी जेब खाली है। तो पता लगा कि एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि उसको एक फड़फड़ाती हुई जीभ मिल गई और उसने जीभ को उठाकर जेब में रख लिया और फिर जीभ बोलती थी तो उसे लगा अजूबी जीभ है ये, तो उसने जेब में रख लिया। अचानक उसने जेब में हाथ डाला कि जीभ है कि नहीं, तो जीभ ने कहा अरे निकालो, खाली जेब मुझे काट रही है, तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारी जेब खाली है। तो उसने उठाकर झोले में रख लिया और कहा घंटों से तुम झोला खाली लिए घूम रहे हो, कुछ खरीदोगे या नहीं? एक आम आदमी की खता कहती हुई जीभ, कैसा? तो अब हमारे सपनों के सौदागरों ने बड़ी तेजी से काम किया और हमें पता भी नहीं चला कि इस टेक्नोलॉजी, हमने क्या किया, हम भी तो चुप रहे ना, चुप्पी साधे रहे। हमने तो इतिहास बदलते हुए देखा, हमने देखा कि हमारे शहर में मॉल आ गया, हमने देखा कि फूड के आउटलेट्स आ गए, हमने देखा कि ब्रांडेड कपड़ों की दुकानें आ गईं, हमने देखा कि मोबाइल आ गया, हमने देखा कि इंटरनेट आ गया। हम क्या कर रहे थे? हम तो अपने मोहल्ले के चाट वाले को छोड़कर मैकडॉनल्ड में जा बैठे। हम ही ने तो दर्जी छोड़ा और ब्रांडेड कपड़ों की दुनिया में चले गए, हम ही ने तो सब कुछ किया ना। तो चुप्पी साध कर बैठा रहा ये आम आदमी, ये चुप्पी साध कर बैठा रहा। इतिहास बदलते हुए हम देख रहे थे, चूं तक नहीं कर रहे थे। और फिर जो हुआ तमाशा, 2006 के बाद जो दुनिया बदली है ना, उस दुनिया ने हमारे हिस्से से बहुत सारी चीजें छीन ली हैं। हमें पता भी नहीं चला कि हमारे हिस्से की बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं। मैं उसे गिनाने नहीं जा रहा, सबके पास अपने अपने हिस्से की सारी चीज़ें मौजूद हों तो वो भाग्यशाली है, लेकिन उसके हिस्से से बहुत सारी चीज़ें चली गई। कलप कर रह गया एक संयुक्त परिवार, टूट गया। कलप करके रह गए लोग कि कहीं से चिट्ठी लिख कर आ जाए। वो पोस्टकार्ड हमारे हिस्से से खो चुका है। वो रेडियो हमारे घर में कब से बंद पड़ा हुआ है। वो घड़ी यहाँ बांधना लोगों ने छोड़ दिया है। दरअसल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने चक्की पर आटा गेहूं लेकर गए, कितने दिन हो गया। हमसे छोटे छोटे पाउच में चीज़ों की शुरुआत हुई थी, हम इतने बड़े बड़े पाउच में पहुंच गए। हमने तेल और शैम्पू से शुरुआत की थी, हम आटा, दाल, चावल सब पर चले गए। एक आदमी फूं फां करता है और पूरी दुनिया की चीज़ें बेचना शुरू कर देता है और हम फूं फां हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये है ज़माना, यही वैश्वीकरण की जान है, यही वैश्वीकरण की जान है। क्विक कम्युनिकेशन, क्विक ट्रांसपोर्ट एंड क्विक मास मार्केटिंग पूरी दुनिया में। और मीडिया क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है, पूरा यही तो मीडिया है जो ये काम कर रहा है। मीडिया माने क्या? वो माध्यम, सारे माध्यम, मैं एक को गिनाना नहीं चाहता। मीडिया की अर्थव्यवस्थाएं, मीडिया इकोनॉमिक्स को भी समझिए। मीडिया इकोनॉमिक्स बाजार के साथ है, आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपको तो वो 15 रुपए का अखबार 6 रुपए में दे रहा है,
क्योंकि आपको तो एक चैनल के लिए आपने 300 रुपया केबल वाले को दे दिया, उसमें तो ढेर सारी आपको फिल्में और सब कुछ मिल रहा है, या इंटरनेट लगा लिया तो आपको मिल रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मीडिया आपको कुछ नहीं दे रहा है? लेकिन मीडिया बाजार के साथ है और डिजिटल तकनीक उसके साथ है। डिजिटल तकनीक ने क्या किया? होड़, हड़बड़ी, हड़कंप मचा रखी है। अधिक से अधिक लाभ कमाने की होड़ में बहुत कुछ छूटा चला जा रहा है। वही जो उतने हिस्से में जब हम शादियों में मस्त थे तो कहीं आग लगी होगी, कहीं बाढ़ आई होगी, किसी की नौकरी चली गई होगी, कोई एक्सीडेंट में मर गया होगा, उसके मुआवजे की आवाज़ बुलंद करनी होगी, या फिर कहीं और की आवाज़ें होंगी जो बुलंद नहीं हो पा रही होंगी, उनकी आवाज़ें दबा दी गई होंगी। उस शोर में वो कहा ना धर्मवीर भारती ने कि नारे लगाते हुए सड़क पर निकल पड़ो ताकि वो खून सड़क से मिट जाए। वो खून जो कि एक बुढ़े का गिरा हुआ है, जो सच बोलता हुआ सड़क पर निकल चुका है। मुनादी कविता को पढ़िए आप, जो इमरजेंसी के समय लिखी थी। पूंजी का मकसद ही है, जब मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस, तो पूंजी का मकसद ही है ऑडियंस को बढ़ाना, उपभोक्ताओं को बढ़ाना। पूंजी लगाई इसीलिए जाती है मीडिया में कि वह उपभोक्ताओं को बढ़ा दे। जितना मजबूत होगा बाज़ार, मीडिया जानता है बाज़ार जितना मजबूत होगा उतनी उसकी मजबूती होगी। ये पूंजी और निवेश के बीच में मुठभेड़ के मिशन के किनारे जाने का खेल है। बाज़ार मन्नतें मानता है, मीडिया मन्नतें मानता है कि हमारा बाज़ार मजबूत हो, तभी तो वो डिमांड करेगा कि हमें विज्ञापन कैसे पैसे चाहिए, या हमारे पूंजी का हमारे भीतर इतना निवेश कर दीजिए। दरअसल ये अब बेचारा ऑडियंस पर तो बात करना ही छोड़ दीजिए, आप सब और हम सब बेचारे ऑडियंस में आते हैं। बेचारा ऑडियंस पर फिर कभी हम बात करेंगे, क्योंकि हम जो लोग हैं उन पर भी बात करना चाहिए। जो ऑडियंस है उसकी फितरतें जो हैं वो कैसे वैश्वीकरण को साथ देती हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। क्योंकि मीडिया और वैश्वीकरण करना है, बात तो वैश्वीकरण और ऑडियंस पर भी होनी चाहिए, इन उपभोक्ताओं पर भी होनी चाहिए। इनके भी जागरूकता का ठीकरा इनके खोपड़ी पे फोड़ना चाहिए। ये छुट्टा सांड की तरह छोड़कर जो रखा हुआ है इन्हें, यानी हम सब, तो उन पर भी बात होनी चाहिए। दरअसल ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है जब सोशल मीडिया आता है। सोशल मीडिया क्या करता है? फिजिकल सीमाओं को खत्म करने का काम, जो बहुत दिनों से वैश्वीकरण सोच रहा था कि हम भौतिक सीमाओं को कैसे खत्म कर दें और अनुभव संस्कृति को उत्पाद के रूप में हम कैसे ले आएं। जो हमारी इंपीरिकल्स पावर है, जो हमारी अनुभव की संस्कृति की पावर है, क्षमता है, उसे कैसे ले आए। वैश्वीकरण का एक नया रूप हमारे सामने है, ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। अब हम बहुत आगे निकल आए हैं, हम इतने आगे निकल आए हैं कि अब सतर्क रहने के लिए लोगों को कहना जरूरी हो चुका है। अब हम पलट कर वापस जाने की मुद्रा में नहीं हैं। अब हमें कहना होगा सचेत रहिए, सतर्क रहिए। हम वापस जाने की कवायद छोड़कर लोगों को सचेत करना शुरू कर दें, क्योंकि हमने ज़माना देख लिया मीडिया कन्वर्जेंस का, हमने ज़माना देख लिया क्रॉस मीडिया ओनरशिप का। एक ही मालिक है और वही सारी चीज़ों को चला रहा है मीडिया को। ये वैश्वीकरण का परिणाम है कि वही रेडियो चला रहा है, वही अखबार चला रहा है, वही वेब चला रहा है, वही टेलीविज़न चला रहा है। क्रॉस मीडिया ओनरशिप की बात करें और हम ये जानें कि टेक्नोलॉजी ने ये सब क्यों अपनाया है। कन्वर्जेंस ऑफ लैंग्वेज को देखिए आप कि आज हो क्या रहा है। आज आपके पास क्या है? आप किसी को पंजाबी में संदेश देना चाहते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग कहते थे क्या आप गुरमुखी लिख सकते हैं? मैंने बहुत बारी कहा नहीं, मैं समझ लेता हूं। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग अभी भी सिख हैं, बहुत सारे पंजाब के रिश्तेदार हैं, तो वो जब आते हैं तो हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बोल लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं। लेकिन अब हम पंजाबी में संदेश लिखकर भेज देते हैं। हमारी ये कन्वर्जेंस ऑफ लैंग्वेज खतरनाक है या फ़ायदेमंद है, ये तो हमें आगे जाकर इस पर भी चर्चा करनी होगी, मुद्दा है। तो कन्वर्जेंस ऑफ लैंग्वेज से कहीं हम कन्वर्जेंस ऑफ कल्चर को प्रमोट तो नहीं कर रहे, हम कन्वर्जेंस ऑफ सोसाइटी को प्रमोट तो नहीं कर रहे। कन्वर्जेंस ऑफ लैंग्वेज से कहीं हम कन्वर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन को कंट्रोल तो नहीं करने जा रहे हैं। यह भी सोचने की बात है आज के ज़रूरी में। और ऐसे समय में सोचना
सोचना जरूरी है जब गैर जरूरी और गैर सरोकारी चीजों से हमारी अलमारियां भर रही हैं। ये भी सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे गैर ज़रूरी चीज़ें भरती चली जा रही हैं, गैर सरोकारी चीज़ें भरती चली जा रही हैं। जब बाज़ार ही हमें गैर ज़रूरी और गैर सरोकारी चीज़ों को ठेल रहा है और हम आत्मसात कर रहे हैं, तो फिर गैर ज़रूरी और गैर सरोकारी खबरें क्यों नहीं, उसे भी लीजिए। जब आप बाजार से गैर जरूरी चीजें ले रहे हैं, गैर सरोकारी चीजें ले रहे हैं, यह सस्ती मिल रही है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, इसके साथ खरीदने पर यह प्राप्त हो जा रहा है, हम वो चीज नहीं खाते हैं, ले आए हैं, महरिन को दे देंगे, उसको दे देंगे, इसको बांट देंगे, क्यों ले आए? तो आप जब गैर जरूरी और गैर सरोकारी चीजें ले रहे हैं तो बाजार पूछ सकता है कि तुमने जब गैर जरूरी और गैर सरोकारी चीजों को ना नहीं किया तो गैर जरूरी और गैर सरोकारी खबरों को ना क्यों करते हो? इसलिए बाजार पर मीडिया और मीडिया पर बाजार। हम खबरों के बाजार की बात करें या बाजार की खबरों की बात करें, हम बाजार में जाएं या बाजारी हो जाएं, ये सब फर्क समझने की ज़रूरत है। हमें बहुत करीने से समझना होगा कि दुनिया और देश और लोग हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारे आपके हिस्से की खबर गायब है, इसकी कोई चर्चा नहीं करता। बाजार की खबरें हैं और खबरों का बाजार है, उसी में हम सब मस्त हैं। हमारे हिस्से की खबर कहाँ है भाई? कुछ तो बता दो। ये हमें सुनने के लिए बार बार चैनल बदलने पड़ते हैं और अंततः एक चैनल आता है हास्य का, उस पर रिमोट चल जाता है और सब टीवी लगाकर जेठालाल की बातें सुनो। जाने दो यार दुनिया में क्या हो रहा है, दिल ही खराब होगा। इससे अच्छा है कि यही चीज़ देखी जाए। बाजार मुहैया कराता है, आप भागिए वहां से। आप भागेंगे वहां से तो आप गैर जरूरी और गैर सरोकारी खबरों के बीच में अपनी खबरों की ललकार नहीं दे पाएंगे। आप भागेंगे वहां से और फिर आप चले जाएंगे किसी न किसी धारावाहिक या सीरियल पर। आपके पास किताबें तो छूट गई कहीं पीछे, आपने अखबार लेना बंद कर दिया है, लिहाजा आप हमारे पास फंसे रह जाएंगे या फिर अपने मोबाइल को खोलेंगे और रील्स की दुनिया में खो जाएंगे और रियल दुनिया में आप नहीं रह पाएंगे। लिहाजा ये सब पूरा ताना बाना बना दिया गया है, यूं ही नहीं बना है, यह सब बड़ी तिकड़म से बनाया गया है। इधर से भागेगा आदमी तो इधर जाएगा, इधर से हारेगा तो इधर आएगा। उसे हम क्या देंगे? उसे सपनों की दुनिया देंगे। फिर वो अपनी 4-5 फोटो को जोड़ेगा, एक गाना सेलेक्ट करेगा और रील लगाएगा। फिर उसको बैठ के देखेगा ससुरे ने लाइक किया कि नहीं किया, ये भी तो ऑनलाइन है, ये भी तो ऑनलाइन है, लाइक करो ना, कोई कमेंट दो ना। सारा समय उसी में चला जाएगा। ये करके देखा है मैंने, तब बोल रहा हूं, ये करके देखा है, ये आप बीती है, ये मैं बता रहा हूं। खुराकें नहीं मिल रही हैं, वो मानसिक खुराकें गायब हैं। कहां हो रही हैं ऐसी गोष्ठियां कि बैठकर आप कोई मानसिक खुराक प्राप्त कर सकें? और कितने भाग्यशाली हैं आपके अलावा जो यहां पर आ गए और इस मानसिक खुराक का हिस्सा बन रहे हैं। गायब हैं लोग बता नहीं रहे हैं कि आपको जाना कितना जरूरी है। आइए ना एक बार गीत गाइए ना, शंख ध्वनि सुने कितने लोगों को कितने दिन बीत गए होंगे, नहीं सुनते हैं। लिहाजा हमें पूरी तैयारी के साथ, ये यूं ही नहीं हो गया भारत में। जो लास्ट मूवमेंट पर मैं चल रहा हूं कि आपको बात खत्म करने के लिए, ये यूं ही नहीं हुआ है, ये इमरजेंसी से शुरू हुआ। इमरजेंसी के समय हमारे पिताजी का नाम वारंट कट गया और फिर हमने इमरजेंसी को भोगना शुरू किया। हमने देखा कि कैसे अखबार आना बंद हुआ। हमने उसी समय देखा कि अखबार की दुनिया बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। ये कहा जा रहा है कि नहीं बोलिए, आज भी कहा जाता है, लेकिन आप उस समय की इमरजेंसी को समझिए। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पहली बार मैंने जाना कि भूमिगत के माने क्या होता है। बाप तहखाने में छिपे हुए हैं, वो अंडरग्राउंड हैं, भूमिगत हैं। पहली बार मां ने कहा झूठ बोलो, दरवाजा खटखटा रहा है कोई, कहो पिता नहीं है। कैसे बदल रही थी दुनिया। स्कूल से नाम काट दिया गया, बस्ता फेंक दिया गया। जब धर्मवीर भारती की मुनादी कविता पढ़ते तो बच्चों ने फेंक दिया है बस्ता और फुदर फुदर निकल पड़े हैं जेपी के पीछे। वो कविता आप पढ़िए तो लगता है अरे इसने तो मेरी बात ही लिख दी। अब आप सोचिए कि वो दुनिया थी, कैसे मैगजीनें गायब हुई और कैसे
कैसे अखबार गायब हुए। फिर जब सत्ता बदली तो फिर दिनमान की दुनिया थी, रविवार की दुनिया थी, चटक के निकली पत्रिकाएं। लोगों को लगा कि यही है वो मीडिया जो सत्ता को बदल सकता है, और मीडिया में भी सत्ता की हनक आ गई। हम तो सरकार बदल सकते हैं। उससे पहले था क्या? उससे पहले था जरूर दवा था, क्योंकि सबने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। मीडिया के लोग हों, चाहे जो मदन मोहन मालवीय राजनीतिक भी है और अखबार भी निकाल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड निकाल रहे हैं, फिरोज गांधी नेहरू परिवार निकाल रहा है, इसी तरीके से अंबेडकर अखबार निकाल रहे हैं, गांधी अखबार निकाल रहे हैं। यानी सब पत्रकारिता करने वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो राजनेता नहीं थे वो भी लड़ रहे थे। देश आज़ाद हो गया। उसके बाद सबका था सपना कि हम देश बनाएंगे, हम देश को आगे ले जाएंगे, सब चुपचाप सहो। ऐसा नहीं था कि पत्रकारिता में मोह भंग नहीं हुआ। जो मोह भंग साहित्य में कहते हैं, शिवप्रकाश जी बैठे हुए, मोह भंग की कल्पना की गई, वो मोह भंग पत्रकारिता में हुआ। लोगों ने कहा कि गलत हो रहा है, ये नेहरू के समय में भी गलत हो रहा है, इंदिरा के समय में भी गलत हो रहा है। लेकिन जब चिल्लाना शुरू किया तो इमरजेंसी लग गई, और जब लौट के जब आए तो लगा हमारे अंदर की ताकत क्या चीज हो सकती है। और इंदिरा गांधी को भी पता लग गया कि क्या ताकत हो सकती है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, लोग पावर ट्रांसमिशन का जाल बिछा देती है। उन्हें पता है कि अखबार और पत्रिकाएं हमारी खिलाफत करेंगे, इसलिए लो पावर ट्रांसमिशन का जाल बिछाओ, सबको टेलीविजन की दुनिया में ले जाओ। मीडिया यहीं से बदलना शुरू होता है और बाजार की गिरफ्त में आता है। जब सब घर में टेलीविजन पहुंच गया, बड़े बड़े एंटीना पहुंच गए, तब क्या हुआ? फिर हमारे देश में एक बदलाव की बयार आई और नरसिंहा राव प्राइम मिनिस्टर बने, उनके वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह, और उन्होंने कहा कि अब मुक्त एक तरीके से झूम के अर्थव्यवस्था को ले आना, झूमते हुए। मैं ये नहीं कह रहा वो नशे में झूम रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मीडिया में FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गुंजाइशें ढूंढी जाएं और FDI ले आया जाए। 26% की गुंजाइश दी गई प्रिंट में और 49% की गुंजाइश दी गई टेलीविजन की दुनिया में। लपक लिया लोगों ने। स्टार और जी न्यूज इसमें सबसे आगे आए। स्टार नेटवर्क ने अपनी दुनिया बड़ा करना शुरू किया, जी न्यूज ने बड़ा शुरू किया। एक मुगल मीडिया, मुगल 500 करोड़ लेकर भारत के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। जो अखबार अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिद्ध कर देगा, हम उसे 500 करोड़ दे देंगे। होड़ लग गई, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। और आप देखें इस होड़ में क्या हुआ, अखबार की दुनिया भी कमजोर होने लगी, अखबार की दुनिया में कमजोर हुई। दरअसल निवेश को समझें, मीडिया ने जब भारत में आया निवेश तो दो तरीके से आया, एक स्वचालित था और एक सरकारी नियंत्रण में था। स्वचालित निवेश इसलिए दिया मनमोहन सिंह ने कि जो चाहे वो पैसा लगा दे, ये एक काम हुआ। इस पर बहुत सारी बातें फिर, लेकिन 2002 में फिर दुनिया बदली, फिर सब कुछ बदला गया कि नहीं ऐसा निवेश नहीं होगा, हम समसामयिक चीजों पर खबरें लें और जो एक ऐसी समाचार और समसामयिक मुद्दे जो हैं उन पर हम 74% का निवेश देते हैं। अब देखिए कैसा खेल चल रहा है, बाजार हावी हो चुका था और 74% का निवेश देते हैं। बाद में 100% हो गया, बाद में 100% तक चला गया। आप सोचिए कि यह क्या हो रहा था। हमको पता भी नहीं चला कि हमारी बरास्ते आकाश हमारी संस्कृतियों पर आक्रमण कैसे हुआ था, हम नहीं समझ पाए। हमने सोचा कि सैटेलाइट की दुनिया से हम बहुत इनरिच हो रहे हैं, लेकिन इसी सैटेलाइट की दुनिया को बहुत तेजी से बढ़ाया गया। हैंडसम ग्लोबल एक कंपनी थी जिसने हिंदुस्तान टाइम्स में निवेश कर दिया। हैंडसम ग्लोबल और फाइनेंशियल टाइम्स, इन दोनों का निवेश, करोड़ों रुपए का निवेश। हम उस समय अखबार में काम कर रहे थे, हमारे सामने दो कागज रखे गए, बस इसी से समझना कि कैसे वैश्वीकरण और विदेशी कैसे आते हैं। कैसे हमारे सामने दो कागज रखे गए, एक था परमानेंट नौकरी से इस्तीफा और दूसरा था कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी को स्वीकार करना। दोनों पे साइन करो, एक पे करोगे तो नौकरी गई है, दूसरे पर साइन करोगे तो बची हुई है। तुम्हारी तनख्वाह इस समय कितनी है, दुगनी की जाती है। कॉन्ट्रैक्चुअल पर साइन करो, 1080 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 1080 दिन के बाद हम समझेंगे कि तुम हमारे लिए उपयोगी हो तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा देंगे। परमानेंट नौकरी जा रही थी लोगों की। 463 लोग हिंदुस्तान टाइम्स से निकाल दिए गए थे। पूरी भारत में कहीं चूं तक नहीं हुआ, लेकिन निकाल दिए गए।
ये था वैश्वीकरण का असर। कैसे बदली मीडिया की, खूब सहा मीडिया में, फिर तो होड़ मच गई, टीआरपी की दुनिया, फलाने की दुनिया, इस तरीके से विज्ञापन लाओ। एक जगह हमको इंचार्ज बनाकर भेजा गया, आप ही विज्ञापन के मालिक हैं, आप ही जो है सर्कुलेशन के मालिक हैं, आप ही सब कुछ हैं, यहां पर न्यूज के मालिक हैं। खबर भी देख रहा है आदमी, खबरें कैसे हमारा अखबार बढ़ेगा यह भी सोचना पड़ता था, कैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा यह भी सोचना पड़ता था। दुनिया बदल गई, हमें भी सिखा दिया गया, 6 सिग्मा मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई कि अब आप 6 सिग्मा मैनेजमेंट का, एक साइंस का आदमी किस मुसीबत से तो जर्नलिस्ट बना, जर्नलिस्ट से सिग्मा मैनेजमेंट में चला गया। अब आप सोचिए कि हमारी मीटिंग जो था वो संपादक कम, महाप्रबंधक ज्यादा लेता था। हम कंटेंट के साथ साथ कमिटमेंट के भी आदमी हो गए, और यही थी वो दुनिया। इंडिपेंडेंट न्यूज एंड मीडिया ने दैनिक जागरण में पैसा लगाया। ऐसा नहीं था कि एक ही जगह लग रहा था पैसा, बहुत जगहों से पैसा आ रहा था। मैं ये नहीं कहता कि अचानक भारत की विशाल आबादी बाजार में बदल गई थी और दिखाई देने लगा सबको, अरे बाप रे इतना बड़ा बाजार और उसके पहुंचने के इतने सारे रास्ते, उस तक पहुंचा जाए। वो जब गांव की मेड़ पर ललहाती अपनी जुल्फों को छोटी सी मुन्नी एक पाउच शैम्पू लेके भागी थी ना, तो किसी ने नहीं समझा था कि ये बाजार कितना बड़ा होने वाला है। तब टेलीविजन पर देखकर हमने कहा था कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है ये लड़की गांव की, लेकिन नहीं समझ पाए थे कि विशाल बाजार जो नजर आ रहा है मीडिया के सामने, बहुत सारे सरकार के सामने भी, कि हम जो छूट दे रहे हैं इससे कहीं अलगाववाद तो नहीं पनपेगा, कहीं नक्सलवाद तो नहीं पनपेगा, और कहीं फिर डर सताया चीनी अधिग्रहण का। चीन में बहुत सारा विस्तारवादी नीतियां चल रही थी, लिहाजा 2020 में सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए और अब फिर लौट कर आए और डिजिटल दुनिया में, डिजिटल मीडिया में 26% निवेश तय कर दिया गया, यानी बहुत 1/3 तक ले आए, 74 से 26% तक ले आए, और भारतीय पंजीकृत कंपनियों को ले आना ये किया। लेकिन ये जो मिशन से चले थे हम, बीच में इंदिरा गांधी के सत्ता में जब इमरजेंसी आई तो हम परमिशन की दुनिया में थे, बिना परमिट किए खबर नहीं छापते थे, फिर हम कमीशन की दुनिया में आ गए, आज हम पोजीशन की दुनिया में हैं। मीडिया में रहना अपने आप में पोजीशन है, तो हम मिशन, परमिशन, कमीशन, पोजीशन इस दुनिया में चले आए हैं। बहुत तेज़ी से बदला है हमारा मीडिया और बहुत तेज़ी से बदलेगा। आने वाले दिनों में आप मीडिया की कल्पना नहीं कर सकते कि कौन सा मीडिया हमारे पास होगा। हमने फेक न्यूज़ भी देखा है, हमने पेड न्यूज़ भी देखा है, हम फेक इंटरव्यूज़ भी देखते हैं, हम पेड इंटरव्यूज़ भी देखते हैं, हम फेक व्यूज़ की दुनिया में हैं, पेड व्यूज़ की दुनिया में हैं। ये फिर वहीं लौटूंगा मैं जहाँ से शुरू किया था। हमारे सोच और विचार पर हमले हैं, हमारे सोच और विचार को बदलने की कोशिशें हैं। क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? शायद नहीं, और इसीलिए ज़रूरी है कि हमें लौटना होगा बहुत सारी उन दोस्तियों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ, उन आकांक्षाओं की तरफ, सपनों की तरफ जब हमने दुनिया को बनाते समय देखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हमने तीसरी दुनिया की कल्पना की थी तो हमने कहा था हम 3 भूख खत्म कर देंगे। पूरी सामाजिक व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था सब लग गई थी। 3 भूख थी, एक दिमाग की भूख, एक पेट की भूख, एक जेब की भूख। हमने कहा था हम सबको शिक्षित बना देंगे, नहीं बना पाए। हमने कहा था भुखमरी मिटा देंगे, नहीं मिटा पाए। हमने कहा था रोजगार दे देंगे सबको, नहीं दे पाए हैं। हम इसी तरीके से चलते रहेंगे। हम पूरी एक सदी बिताकर चले आए, दूसरी सदी का हम 25 साल बिता दिया। क्या हम आगे भी कल्पना करें कि ये 3 भूख खत्म कर पाएंगे? क्या हम अपने समाज से हटा पाएंगे? क्या ज़रूरी है कि हम लोगों को मीडिया लिटरेट करें? ज़रूरी है कि हम जो उन चीज़ों से वाबस्ता हों जो हमारी चीज़ों को हमसे ही छीन ले रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय था वैश्वीकरण और मीडिया, और उस पर आपने डॉक्टर धनंजय चोपड़ा का भाषण सुना। बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण विचार थे उसमें। अनेक प्रश्न भी पूछे गए उसमें।
यह प्रश्न जो है वो आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। वो विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है, और धनंजय जी से अधिक अच्छा कौन इस बारे में बता सकता है, या कुछ हम लोग जिनके बाल ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं वो शायद बता सकेंगे कि जब हम लोग छोटे थे तब रेडियो हुआ करता था और अखबार हुआ करते थे। जैसा श्री प्रकाश जी बता रहे थे, सन 58 में जो है वो दिल्ली में तो अवश्य टेलीविज़न आया था, लेकिन छोटे शहरों में, इलाहाबाद में 82 में आया, 82 में आया एशियाड के वक़्त, तब नहीं था। इस बात को शायद समझने की आवश्यकता है कि 80 के ज़माने में या 80 के पहले के ज़माने में वैश्वीकरण का विचार नहीं था। तब तक वॉशिंगटन कंसेंसस नहीं हुआ था, डंकल का ड्राफ्ट नहीं बना था, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी। और इसलिए जो थे अखबार जो थे और टीवी और रेडियो में जो समाचार आते थे वो कुछ अलग तरह के समाचार आते थे। उनका उद्देश्य होता था कि नया समाज बनाना है, एक दूसरी तरह का समाज बनाना है जो आज के समाज में जिस प्रकार की परेशानियां हैं उसमें ना हो। तो इसलिए जिस प्रकार के साप्ताहिकों की अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, चाहे दिनमान हो या कोई और इसी प्रकार की पत्रिकाएं हों, उनका उद्देश्य अलग था और वो उस तरह के समाचार दिया करते थे। समाचार पत्र और रेडियो के माध्यम से जो भी कुछ होता था उसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि लोगों के मनों को बदलने का प्रयास अवश्य किया जाता था, उनको प्रभावित करने का किया जाता था। लेकिन वैश्वीकरण जब से आया है तब से, जैसा धनंजय जी बता रहे थे, बेचने का प्रयास किया जा रहा है। कंज्यूमर, तो जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, उसका उद्देश्य बदल रहा है। एक ज़माने में संचार का जो मॉडल है उससे आप परिचित ही होंगे कि उसमें एक व्यक्ति होता है जो कि कुछ सूचना आपको देता है, किसी चीज़ का उपयोग करके देता है उसे, और दूसरी तरफ जो है कोई उसे सुनने वाला बैठा होता है। तो एक तरफ सेंडर है, दूसरी तरफ रिसीवर है, और एक उसका कोई एक माध्यम बनता है। उस ज़माने के जो समाचार पत्र थे उनके माध्यम से आप जो थे दिमागों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसका पर्पस जो है था कुछ और था, बेचना नहीं था। आज का जो मीडिया है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे थे, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ इसलिए मैंने एक विशेष रूप से सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल भी होती है और जो आप सब में है वो भी होती है। तो मोदी जी से कुछ भी कहलवाया जा सकता है उनके मुंह से। आपने शायद सुना होगा थोड़े दिन पहले कि इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं उनके मुंह से भी कुछ चीज़ें कहलाई जा चुकी हैं। आपने शायद ये भी सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, मुझे नहीं मालूम आप में से किसी ने ऐसा किया या नहीं किया है, हो सकता है फेसबुक में आपने सुना हो कि आप जो है
बहुत जल्दी करोड़पति भी बन सकते हैं। बना होगा ना आपने, हो सकता है कुछ ने शायद पैसे भी लगा दिए उसमें, और वो क्योंकि जो है ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो कि विश्वसनीय है, आप फ़ौरन उतना पैसा लगाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो जब वैश्वीकरण की बात आ रही है तो नए दिमाग बनाने की बात आ रही है, और वो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो रिसीवर है वो अब रिसीवर मात्र नहीं रहेगा, अब वो सेंडर भी बनेगा। क्यों? उसका जो नया दिमाग बनेगा उससे वो बताएगा कि हाँ ये कर सकते हो। ये सारे के सारे जितने भी नए मीडिया वाले हैं उसमें हो रहा है। अगर आप वैश्वीकरण में देखेंगे तो उसके माध्यम से यही हो रहा है। जैसे पहले शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता था, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते थे वो आप अखबार में आता था कि अब ये शेयर मार्केट में ये इसका जो है दाम इतना हो गया, इसका दाम इतना हो गया, आप तय होकर लगाते। अब आपको बताने वाले ढेर सारे हो गए। फेसबुक में आपको बताने वाले मिल जाएंगे कि हाँ हम आपको बताएंगे कि इसमें पैसा लगाइए, इसमें पैसा लगाइए, इसमें पैसा लगाइए। केवल इतना ही नहीं है, अब आपको जितने मीडिया में हैं उसमें आपको बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे। मैं डायबिटिक हूँ, रोज़ मेरे पास 3-4 फ़ोन आ जाते हैं क्योंकि मैं कहीं कहीं दवा देख लेता हूँ तो उन्हें पता चल जाता है कि मैं डायबिटिक हूँ। तो शुगर फिट का फ़ोन आ रहा है मेरे पास, कभी आयुर्वेद वालों का फ़ोन आ रहा है, कभी किसी और का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि अब मैं जो हूँ वो एक कस्टमर हूँ। और एक वो लोग जो हैं क्या है, सेलर हैं, लेकिन सेलर के साथ साथ जो है वो अब क्या कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि है इन्फ्लुएंसर। जी हाँ जी। तो ये बातें जो है जो मैं ये कह रहा था यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ और मैं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद जो है शायद आप सब लोग जो है बहुत सुनना नहीं चाहेंगे, बहुत देर से सुन रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा था कि जो हुआ है उसके तहत, वैश्वीकरण के तहत बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उनमें से एक चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि आपके मस्तिष्कों को बदला कैसे जाए, और मस्तिष्कों को बदला जाने के पीछे एक कारण है कि आप केवल कंज्यूमर मात्र नहीं बनेंगे, आप कंज्यूमर होने के बाद जो है उसको प्रोपेगेट भी करेंगे। अगर वैसा नहीं होता है तो मीडिया जो है वो अपने उद्देश्य में असफल हो गया। जो नए दिमाग बन रहे हैं उसमें यही हो रहा है। इसीलिए आज की तारीख में विश्वविद्यालय का इतना महत्व नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का ज़्यादा महत्व है। क्योंकि विश्वविद्यालय से ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं। उतना ही नहीं है, वो नीट का पेपर भी आपको आउट करा देते। फ़िलहाल यहीं पर अभी मैं रुकता हूँ। वैश्वीकरण पर ये चर्चा जो है हम लोग अभी अगले रविवार को फिर से करेंगे। इस माह जो है हमारा उद्देश्य है कि हम वैश्वीकरण पर वो चर्चा करते रहें। आप सब लोगों से आग्रह है कि इसमें आते रहिएगा। इस गोष्ठी को, आज की गोष्ठी को समाप्त करेंगे।